हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के 2 क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फैराडे नियम के हमने रूल्स पढ़ लिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब इसके न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा सामने लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा 1 घंटे तक अगर प्रवाहित की जाती है, यानी प्रवाहित किया गया, विद्युत धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित किया गया, कैथोड पर एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि फैराडे के 2 नियम हैं। कौन कौन से, हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है और सेकंड लॉ क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा कि किसी इलेक्ट्रोड पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो उसके पदार्थ की जो विद्युत धारा है उस पर, और तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक और विद्युत धारा और समय, इन तीनों पर निर्भर करती है। तो W बराबर आपने देखा था, W बराबर Z इंटू I इंटू T पर निर्भर करता था, T पर निर्भर करता था, जहाँ Z क्या था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है कि जिस पदार्थ का तुल्यांक भार निकालते हैं उसको फैराडे से डिवाइड करते हैं, उसके जितने मोल में परिवर्तन होता है इलेक्ट्रॉनों का। अब ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, Z बराबर हमें पता है, Z बराबर हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं पदार्थ का तुल्यांक यानी कि E अपान, और नीचे हो जाएगा N इंटू एफ, NF का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल होंगे इलेक्ट्रॉन के, और फैराडे हो जाएगा। तो फैराडे की बात हम अलग करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I इंटू टी तो होता ही है, ये तो कंफर्म आपको। दूसरा क्या था, यहाँ पर सेकंड लॉ जो बताता है वो 2 भिन्न इलेक्ट्रोडों को बताता है। 2 भिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W1 और W2 होगी वो बराबर होगी किसके, उन्हीं पदार्थों के तुल्यांकी भारों E1 और E2 के। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये फर्स्ट लॉ हो जाता है और ये वाला सेकंड लॉ हो जाता है। अब इसको निकालने के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर जो विद्युत धारा दी जाती है वो किस पर निर्भर करती है, Q जो होता है विद्युत धारा निर्भर करता है नंबर ऑफ N और इंटू एफ पर, यानी नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन के और उसके फैराडे पर। फैराडे जो होता है ये क्या होता है, फैराडे के बारे में अगर हम बात करें तो फैराडे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उस 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। तो ये कह लीजिए 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है, और पावर में ही 23 हो जाएगा, 23 और गुणे इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के मोल पर आवेश कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इन दोनों का जो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है हमारा, ये आ जाता है लगभग 96,488.5 के आसपास होता है कूलाम प्रति मोल, जिसको हम लगभग मान लेते हैं किसके, 96,500 के, 96,500 कूलाम प्रति मोल मान लिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एक फैराडे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस फैराडे तक के हम मान पढ़ चुके थे। अब आगे हम बढ़ते हैं क्या, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सवाल कैसे सॉल्व होगा इसको आपको ध्यान रखना है। आपको जो वैल्यू दी गई है उनको आपको ध्यान रखना है, वो वैल्यू आपको पहले लिख लेनी है। हालांकि यहाँ पर क्या क्या दिया अगर आप ये देखना चाहें, और कॉपर का आपको तुल्यांकी भार पता होना चाहिए, या ये कह लीजिए कि कॉपर का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया गया, यानी CuSO4 लिया गया है, SO4 लिया गया है, और ये जब टूटेगा तो बदलेगा क्या, CuSO4 प्लस Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा, Cu प्लस प्लस और साथ में क्या होगा, SO4 माइनस माइनस में जाएगा, अर्थात इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, Cu जो है वो टूट जाएगा किसमें, CuSO4 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन के मोल कितने परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो Cu है वो बदल जाएगा किसमें, Cu प्लस प्लस में, Cu बदलेगा Cu प्लस प्लस में, अर्थात ये आयनिक ग्रुप इसका है। ये वाला कॉपर जो है ये इस फॉर्म में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं, तो इसमें से आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, 2। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, और भार कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कह लीजिए, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान बराबर होता है 63.5, और इसका जो मैंने अभी बताया, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है या संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता से इसको डिवाइड कर दीजिए। संयोजकता बराबर कितनी है, 2 है। तो इसको अगर हम इसका तुल्यांकी भार निकालना चाहें, यानी इसका E निकालना चाहें, E बराबर कितना आ जाएगा, तो 63.5/2 हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, 31.75 आएगा। कितना आएगा, 31.75, ये इसका E आ गया।
तो आपको क्या क्या पता चल गया यहाँ पर आपको इतनी चीजें पता चल गई। इसका द्रव्यमान कितना है, इसकी संयोजकता कितनी है और इसका ई कितना है, इतना आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अब सॉल्व पे आते हैं। पहले अब सॉल्व लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे इसको कैसे किया जाता है, ये आपको हम बताएंगे अभी आगे फिर से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने पर हमें क्या लिखना होता है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व लिखने पर आपको लिखना है कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर 63.5, जो कि अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलेगा। और इसकी संयोजकता, कॉपर की संयोजकता बराबर कितना आया है, तो ये आया हुआ है 2। जैसे मैंने आपको बता रखा है Cu+ में टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और अब अगर हम बात करें इसका तुल्यांकी भार, Cu का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार यानी ग्राम तुल्यांक कह सकते हैं, कितना आएगा इसका, तो ये 63.5 बटे कितना हो जाएगा 2, तो बराबर आएगा 31.75 कूलाम प्रति मोल। सॉरी, ये कूलाम प्रति नहीं, ये द्रव्यमान है, उसको मैंने आवेश लिख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, जेड की गणना करेंगे। तो कॉपर के लिए, कॉपर का रासायनिक तुल्यांक, जेड जो निकलेगा वो कैसे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको फार्मूला पता है, कौन सा पता है, ये फार्मूला होता है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, या इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, विद्युत धारा की मात्रा और ये समय, और ये जेड रासायनिक तुल्यांक होता है। अगर हमें जेड पता हो तो हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो जेड कैसे निकलता है, ये होता है क्या, ई अपान 96,500 के। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा जेड है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा, 31 दशमलव कितना आया था, ये 7.5 बटे फराडे का मान आपको पता है कितना होगा, तो यहाँ पर फराडे का मान हो जाएगा 96,500। तो ये तुल्यांक की बात निकल आया और ये फराडे इतने लग जाएंगे। अब इसके बाद अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या निकाल के लाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये डिवाइड होकर कितना आएगा, ये पॉइंट आपको कैंसिल कर लेना है, 3.29 आएगा यहाँ पर 29। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू कहाँ रखनी है, 96,500 आपको यहाँ रखना है, और ये वैल्यू जो है 31.75 यहाँ रखनी है। इसको डिवाइड करना है, 2 दशमलव और 0 आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार 965 दिख रहा है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में ये जाएगा, फिर कितना आएगा, 3 × 15 और 3 × 18 1 19 और 3 9 × 27 1 28 और 3 × 18, हाँ 28 हो जाएगा, 2 8। तो ये बचेगा कितना, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में से 17, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, ये हो गया, इधर बचेगा 0, 10 30 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचा। अब इसके बाद आपको पता है पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि संख्या छोटी है, इसको बड़ा बनाएंगे तो इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, फिर 9 बार में जाएगा, इस तरह से आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा 3.9, और क्योंकि दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद यहाँ है, और ये जीरो भी जब आप बटे से, मैंने कहा इसके बटे को अगर आप कम करेंगे, इसको खिसकाएंगे तो ये 0 और खिसक जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 अंकों बाद। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 4 अंक बाद लगा सकते हैं 0 काट कर, तो ये दशमलव खिसक कर यहाँ आ जाएगा। अब दशमलव कितने अंकों बाद ऊपर 4 अंकों बाद, तो इसको आप 4 अंक बना सकते हैं, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी, जेड की। अब इसने पूछा है कैथोड पर एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैथोड पर एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, जेड आपको ज्ञात है। अब फार्मूला आप लगा सकते हैं, कौन सा, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। जेड ज्ञात है, डब्ल्यू आपको ज्ञात करना, आई पता है, टी पता है। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है एमपी, आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 वैल्यू दे रखी है, और 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो इस घंटे को जो समय दिया गया, जो टी दिया गया है, इसको सेकंड में रखना होता है। किसमें रखना होता है, सेकंड में, और सेकंड में बदलना पड़ेगा, 1 घंटे को सेकंड में बदल दीजिए तो हमारी जो वैल्यू आएगी। अतः फैराडे के
प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो पदार्थ, आप सूत्र आपको पता ही है, फैराडे का नियम है W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। तो Z की वैल्यू आपको दे रखी है, और वैल्यू अगर आप चाहें तो यहाँ पर फिर से और थोड़ी सी वैल्यू बची हुई है, उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Z आपको पता चल गया, Z आपका ये दिया गया है 10⁻⁻⁴, और I कितनी दी है, I दी है एम्पियर की धारा 0.2, और इसको प्रवाहित करना है 1 घंटे तक, यानी कि 1 घंटे के लिए हम कह सकते हैं T बराबर जो निकल के आएगा, 1 घंटे है गुणे 1 घंटे में कितने मिनट है, तो मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे, और क्योंकि इसको सेकंड में रखना है तो 60 से, और क्योंकि 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे तो गुणे फिर से 60 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे सारी, जेड की वैल्यू कितनी है 3.29 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3600 ये आ गया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका गुणा कर लीजिए, और इसका ये बटे में है, इसको अगर आप चाहें 10⁻⁴ इसको बटे में भेज सकते हैं, उसके बाद इनका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आइए देखते हैं इसको भी। तो इसको गुणा करते हैं, पहले ये 36 है, 3600 को 2 से गुणा करेंगे अगर तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। इसको अगर चाहे तो आप बटे में भेज सकते हैं, मैंने कहा इसको बटे में भेज लेंगे तो आसान हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 3.29 इंटू, इसको 0.2 बदल लेते हैं, 0.2 इंटू 3600, इसको बटे क्या कर देते हैं, इसके 4 जीरो यहाँ भेज देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 जीरो, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। बचे कितने हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो यहाँ, 3 ये और 2 ये, 5 जीरो हैं। 5 जीरो को आप काउंट कर लीजिएगा, इसको बाद में लगाते हैं, अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो 36 दूना 72 हो जाएगा, यानी कि ये कैलकुलेट करके आएंगे तो आप कितना आएगा 329 और इंटू 72, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ रख के देख लेते हैं 72। तो 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6, 7 9 63, 7 दूनी 14, 6 20 का जीरो यहाँ से 2, 7 फिर 21 2 23, ये आ रहा है। तो ये हो जाएगा 8, ये 5 3 8, और ये 6, ये 2 3, और ये 2 आ जाएगा। और अंक कितने अंकों बाद दशमलव लगा है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है आपका, और 2 अंकों बाद यहाँ पर, 1 अंक बाद यहाँ पर, और मैंने कहा 2 जीरो और बचे, 2 अंक बाद दशमलव और लग जाएगा, ये काटेंगे तो दशमलव और आपका 2 अंक खिसक जाएगा। तो टोटल 4 अंक ये और एक 5 अंक बाद लगा देना है, तो इसको लगाइए 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ लाना चाह रहे हैं तो 5 अंकों बाद यहाँ आएगा, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2 तो अतः ये आपको पता चला है जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। आप वैल्यू इसमें थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम 2.2 आया है, पॉइंट मैंने कहा यहाँ 2 के आगे है तो आगे 0 लगा सकते हैं, 0.2368 वैल्यू आई है, 0.2368। इसको वैल्यू अगर चेंज करना चाहे तो मैंने कहा 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है पीछे तो उसके आगे वाली संख्या में हम क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, ये आपको पता है। तो इसका जो द्रव्यमान आएगा 0.236 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे 2, और इसमें एक बढ़ा देंगे, पीछे की वैल्यू हमें इतनी है में नहीं लिखना पड़ेगा, 2-4 ग्राम आ जाएगा। तो इतना पदार्थ आपका जो कॉपर हो जाएगा वो निक्षेपित हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल युक्त एक धातु, कोई एक धातु है जिसका क्षेत्रफल कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक धातु का इसकी सतह पर 0.005 mm, कितने mm मोटी 0.005 mm मोटी सिल्वर की परत चढ़ाने के लिए किसी धातु की सतह है, उसका क्षेत्रफल कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर हमें चांदी की परत चढ़ानी है। तो क्या कहा जा रहा है, उसमें कितने समय तक एक सिल्वर नाइट्रेट विलयन में, यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन में हमें विद्युत धारा 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। घनत्व दिया गया है चांदी का, इसका घनत्व है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही लगाएंगे लेकिन यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्व। अब इसके पहले आपको दिया क्या क्या गया है, दिया क्या है वो देख लीजिए। दिया है तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्षेत्रफल यानी इसे आप क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और
ये सतह जो कि इसकी मोटाई है, मोटाई दे रखी है, मोटाई बराबर 0.005 mm है। और इसके बाद फिर क्या दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट का 3 एम्पियर की धारा, धारा कितनी दे रखी है, एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर दे रखी है। और समय कितना पूछ रहा है, तो समय हमसे पूछा गया है, टी जो है वो आपको ज्ञात करना है। और साथ ही साथ क्या क्या दिया होना चाहिए, जेड हमें नहीं ज्ञात है, जेड आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिल्वर का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, सिल्वर का द्रव्यमान 108 होता है, Ag का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 108। तो इसका द्रव्यमान जो है और संयुक्ता इसकी कितनी हो जाती है, Ag, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, AgNO3 है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो प्लस और इस पर माइनस, यानी इसकी संयुक्ता कितनी आ जाएगी, 108 भार हो जाएगा और एक संयुक्ता हो जाएगी। तो इसका जो जेड आएगा वो E अपान कितना आ जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, एक मिनट, थोड़ा पहले E निकाल लेते हैं, यहाँ पे E निकाल लेते हैं, E बराबर कितना आएगा, तो इसका आपको पता है परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है, M जो दे रखा है वो 108 दे रखा है, और संयुक्ता जो N है वो 2 दे रखी है, तो इससे क्या निकालेंगे हम, E निकाल सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 है, ये 1 है, 108 बटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इससे अब फैराडे से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 96,500 कितना आ जाएगा, 96,500। इससे क्या निकल आएगा, टोटल आपको फैराडे मिल जाएगा। तो इससे जेड आप निकाल सकते हैं, जेड बराबर क्या हो जाएगा, E 108 ही आएगा और E बटे 96,500। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा 108 बटे 96,500, इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो आपको जेड मिल जाएगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाके इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसके अलावा फिर प्रथम नियम आपको पता है, फार्मूला कौन सा लगाना है आपको, तो फार्मूला हो जाएगा फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है ना, टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, यानी इससे आपको आंसर करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता है, यहाँ पे दी गई हैं, तो गिवन दैट आप लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया है और इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो कॉपर दिया गया है, प्रस्तावित चांदी की परत, यानी चांदी का क्षेत्रफल, चांदी का जो चांदी है, सिल्वर है, आयतन, टोटल आयतन कितना होगा इसको चढ़ाने के लिए, तो प्रस्तावित चांदी का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है लंबाई गुणे चौड़ाई, अब यहाँ पे क्या करना है, ऊंचाई या मोटाई कह सकते हैं, गुणे मोटाई कर देंगे। मोटाई जो होगी वो कैसी होगी, mm में दी है, मोटाई ये देखिए दे रखी है, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर, और गुणे mm दे रखा है 0.005 बटे, इसको mm में दे रखा है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे 8 × 40, 2 जीरो हैं, दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, 0.4 आएगा, बराबर 0.04 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, आयतन आ गया। तो ये आपको आयतन मिल गया, ये किसका है, ये आपको आयतन मिल गया किसका, जो पूरा पदार्थ है उसका आयतन मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जमा की जाने वाली जो सिल्वर धातु है, सिल्वर धातु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सिल्वर धातु का सिल्वर जमा कह लीजिएगा, जमा जो इलेक्ट्रोड पर जमा होगी, जमा सिल्वर धातु का द्रव्यमान बराबर, अब द्रव्यमान के लिए आपको क्या होना चाहिए, आयतन आपको पता है, तो एक सूत्र होता है, भार बराबर आयतन गुणे घनत्व, क्योंकि आपको घनत्व दे रखा है यहाँ पर, और आयतन यहाँ से आपको पता हो चुका है, ये आयतन दिया है और ये घनत्व दे रखा है, तो भार निकाल सकते हैं। तो भार या द्रव्यमान m बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व से निकल आएगा। तो आयतन कितना दे रखा है, यहाँ पर आ गया है 0.04 और इंटू घनत्व दे रखा है 10.5। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4, 2 अंक दशमलव यहाँ है और 1 अंक बाद यहाँ पर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 4 × 5 = 20 का 0, 4 0 0 सॉरी, और 2 हासिल रह गए, 2 जोड़ लेंगे और 4 एकम 4, और कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ और 2 अंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर लग जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा 0.4
0.42 आ जाएगा, ये ग्राम आएगा, क्या आएगा, GRAM। ये इतने ग्राम पदार्थ आपका आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर संयोजकता आपको ध्यान रखनी है, ये इसको हम 42 लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 0.42, हाँ ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमें सिल्वर का तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार जो कि मैंने पहले बात कर रखी है, कैसे निकालते हैं, तो इसका भार दे रखा है 108 दिया हुआ है, मैंने पहले भी बात कर रखी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणु भार नहीं, परमाणु द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, संयोजकता बराबर कितना हो जाएगा, तो द्रव्यमान इसका 108 है बटे संयोजकता इसकी मैंने बता रखी है, Ag टूटेगा प्लस 1 लेगा तो ये बटे 1 हो जाएगा, बराबर इसका जो E आ गया, E ये क्या है, E है, तुल्यांकी भार जो E आया है वो कितना हो गया, 108 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया, आपको यहाँ पर ये आयतन मिल गया, ये द्रव्यमान मिल गया, और ये आपको क्या मिल गया, E मिल गया है। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जेड निकालना पड़ेगा हमें, तो जेड बराबर, क्योंकि ये आपको पता ही है, इससे जेड आपको निकाल लेना है। जेड मैंने हालांकि निकाला है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, नोट कर लिया होंगे आप। न्यूमेरिकल पोर्शन है आपको नोट करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो जेड हमारा जो आएगा यानी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक वो कितना हो जाएगा, जेड बराबर, जो कि जेड होता है ना, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा E/96,500, और ये E का मान अभी अभी आप याद कर चुके हैं, कितना आया था, 108 और 96,500। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.12। इसको कैलकुलेट करिएगा, 1.12 ग्राम प्रति कूलाम हो जाएगी, हाँ ये हो जाएगी ग्राम प्रति कूलाम, C इनवर्स। तो ये इतना आ जाएगा, क्या आ गया, जेड आ गया। अब आपके पास फैराडे का नियम है, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, अब यहाँ पर आप फैराडे का नियम लगाएंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। अब सारी चीजें आपको यहाँ पर ज्ञात है, स्मॉल टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल टी रखना चाहें स्मॉल टी रख सकते हैं। तो W आपको ज्ञात है, कितना आया था अभी, सारी चीजें आपको ज्ञात हो चुकी हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर चाहें तो W का मान हमें बताइएगा, भार आया था आपका 0.42, तो ये सारी वैल्यू आप रख लीजिएगा। W बराबर आपको दे रखा है, हालांकि अगर आप चाहें तो इसको नीचे लिख सकते हैं या ऊपर ही लिख लें। W आपको दे रखा है 0.42 बराबर, Z आपको ज्ञात है, अभी अभी आपने निकाला है 1.12 इंटू I आपको ज्ञात है, कितने एम्पियर की धारा देनी है, 2 एम्पियर की देनी है, कितनी देनी है, 2 एम्पियर की देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 खाते रहेंगी, बोले 10 की घात -3 करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, बोले 10 की पावर -3, और T कितना है आपको ज्ञात करना है, I आपकी दे रखी है, I हमें 3 एम्पियर की धारा दे रखी है, और T जो होगा, T कितना हो जाएगा, T आपको ज्ञात करना है। तो T को यही रोक लीजिए, बाकी सबको इस पार भेज दीजिएगा, पक्षांतर करेंगे तो आपको फार्मूला बन जाएगा क्या, T बराबर इस पार आपको रोकना किसे है, तो T को आपने यहीं रोक दिया, इसको भेजेंगे तो ये इस पार गुणे में है, इस पार जाएगा बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा 0.42 अपान 1.12 इंटू 10⁻³ है, और ये आ जाएगा इंटू 3। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाइए, तो ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस के ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो इससे 2 दशमलव ये कैंसिल हो जाएंगे। चलिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने कहा ऊपर भेजिएगा, तो इसकी 2 वैल्यू तो इससे सीधे कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर रह रहा है 4 और नीचे क्या बच रहा है 1.12 इंटू 3, तो इसको आप पहले गुणा कर लीजिएगा। इसका गुणा हम कर लेते हैं इधर साइड में, ठीक है ना। तो इस तरफ देखिएगा आप, इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मैंने कहा इसका गुणा इससे कर लीजिएगा, तो ये 112 है और 112 का बार 36, 336 हो जाएगा, 336 कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद है,
और ऊपर मैंने कहा कितना है 0.42 है, 0.42 है, और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 3, अर्थात 1000 लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये 0.3 1 2 3 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 यानी हो जाएगा कितना 420 बटे 3.36, इतना आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। तो अर्थात हमारा ये जो वैल्यू आएगी इसकी, ये कितनी हो जाएगी, ऊपर ये हो जाएगा 420, मैंने कहा इसको आप उस पार भेजेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 420, और बटे ये आपका मैंने कहा 112 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 112, और 3 से गुणा करेंगे तो 336 हो जाएगा। 2 अंकों का दशमलव है तो 2 अंकों का दशमलव लगा देंगे, 336 यानी 2 अंकों का दशमलव ये वाला है तो यहाँ लगा दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आपको कैलकुलेट करके लानी है ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे 3.36 रखिएगा और यहाँ 420 रखिएगा, कैलकुलेट करिएगा इसको तो ये एक बार में जाएगा। अब कितना आएगा 300, थोड़ी देर की जुम्मन भूल जा रहे हैं, 336 बटे इसको घटाएंगे तो ये 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 11 में से ये हो जाएगा कितना 3 जाएगा, 8 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 84 हो गया। दशमलव लगाएंगे, दशमलव क्योंकि एक बार में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 800 हो जाएगा। अब ये जाएगा 2 बार में, अब 2 बार में जाएगा तो इसको गुणा कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 662 आ गए। 662 अगर घटाएंगे तो 40 से इसको घटाना है, ये 8 कितना हो जाएगा दिख रहा है, हाँ ठीक है, 10 में से 8 2 जाएगा, कितना आएगा 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 13 में से इधर 3 बचा ना, एक इधर से लेंगे हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे एक उधर जा चुका है, 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा, सॉरी 6 जाएगा, 1 बचेगा, 178 बच रहा है। अब इसमें फिर से अगर एक, क्योंकि एक दशमलव लगा चुके हैं आप तो 3 बार 0 उतार सकते हैं, एक बार 0 यहाँ आपने उतार लिया, एक बार हम यहाँ पर उतार रहे हैं, 2 बार 0 हो गया। अब ये लगभग जाएगा 3.5, ये लगभग 4 बार में जाएगा, 4 समथिंग इसके बाद भी जाएगा, तो आपका 1.24 लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 पॉइंट, और दशमलव आपको पता है 2 का दशमलव लगाना है तो इसकी भी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे हम क्योंकि दशमलव नीचे था तो इस तरफ अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये 1.24 है, वहां से 2 4 से गुणा हो जाएगा तो ये दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 124 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आएगा ये आएगा क्या सेकंड में, अर्थात 124 से, क्योंकि ये सेकंड है ना तो 124 सेकंड जिसको हम कैलकुलेट करेंगे बटे 60 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 मिनट 4 सेकंड। तो ये आपको इतनी देर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, कितनी एम्पेयर की है 3 एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल वाला एक धातु की सतह उस पर इतनी मोटी परत यानी 0.005 mm मोटी, यानी इतने mm की मोटी परत आप इस पर चढ़ा सकते हैं आसानी से। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्नलिखित अपचयन अपक्रियाओं में से प्रत्येक को कितने आवेश की आवश्यकता होगी। अपक्रियाएं हैं जो कि अपचयन हो रहा है, अपक्रियाओं का पदार्थ दिया गया है। अब अपचयन अपक्रियाओं के लिए आपको अपक्रियाओं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपचयन क्या होता है मैंने बता रखा है, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उनको क्या कहते हैं और जिनका अपचयन होता है उनको क्या कहते हैं और उनका कैसे ऑक्सीकरण पहचानेंगे, तो मैंने बता रखा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट में, और ये रिडक्शन होता है। अपचयन क्या होता है, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए निकल जाए, ये मैंने माइनस लगाया इसलिए ये जुड़ने को बता रहा है तो ये निकलने को बताएगा, ये निकल रहा है और ये जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अब देखते हैं। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो ऑक्सीकरण होगा, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा जुड़ा होगा। Al 3+ था, Al में 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, Al में अब यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या से पहचानेंगे। तो पहले इसको देख लीजिएगा, और अगर ऑक्सीकरण के बाद हम दूसरा उल्टा रिवर्स देखें तो अगर ऑक्सीजन निकल रही है या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो इसको क्या कहते हैं अपचयन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ कितने रहे हैं और एक फैराडे आपको पता है विद्युत कितनी प्रवाहित होती है किसमें, तीनों की समीकरण को समझिएगा जरा। ये एल्यूमिनियम है Al3+ दिया गया है और इसको बदला गया है किसमें Al में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए, इसकी ऑक्सीजन संख्या +3 है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितनी है 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन डाले गए, इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं और इलेक्ट्रॉन जोड़ने को अभी मैंने क्या बताया अपचयन बताया है, यानी ये अपचयन क्रियाएं हैं। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो पदार्थ का कितना मोल है यहाँ पर 1 मोल है और ये कितने मोल है 2 मोल है,
2 मोल है, और ये कितना मोल है, 1 मोल है, ये भी 1 मोल ये भी प्राप्त हुआ है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब जाके ये एल्यूमिनियम में बदल पाएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही 1 फराड, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं किसी पदार्थ के 1 मोल में कितने फराडे ऊर्जा खर्च होती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, आपको पता है Q बराबर, आपको पता है Q बराबर N×F होता है, यानी जो विद्युत आवेश होता है वो 1 फराडे प्रति मोल खर्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जितने मोल होंगे उतने फराडे आपको पूरा करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने फराडे खर्च होगी, 3×F, यानी 3 फराडे ऊर्जा खर्च होगी। तो यही आपसे पूछ रखा है इसने, कितने फराडे आवेश आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, सीधे सीधे देखते हैं हम इस पे, एक एक को कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिया हमारी यही रहेगी हालांकि। तो अब एग्जाम जो फर्स्ट दिया गया उसको फर्स्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, कौन सा, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी, यहाँ इलेक्ट्रॉन के कितने मोल हुए, 3 मोल, और यहाँ पर 1 मोल आपको पता है। तो अतः हम यहाँ समझ रहे हैं कि अतः, क्योंकि यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 1 फैराडे आवेश देना पड़ता है। अतः 3 मोल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, कितने मोल दे रहे हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्योंकि अतः 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक आवेश बराबर 3×F। अब एक F का मान होता है कितना, 1 गुणे F हो जाएगा 96,500, तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा 96,500, तो बराबर इसके लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए मैंने बताया, तो इसको कितना करेंगे, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, और 3 बची 15 का 5 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19, 1 बच रहा है, 3 9 27, 1 28, इतने कूलाम आपको आवेश खर्च करना पड़ेगा एल्यूमिनियम पर। यानी एल्यूमिनियम आयन पर कितने आवेश आपको विद्युत खर्च करनी पड़ेगी, तो आ जाएगी 28 इकाई 9 17 हजार 10,000 लाख 2,89,500 कूलाम आपको आवेश खर्च करना पड़ेगा। तो अब इसी तरह से दूसरा भी देख सकते हैं। ये वाली क्रिया कहाँ की है, ये इलेक्ट्रोड पर हो रही है, कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रोड पर, ये क्रिया इलेक्ट्रोड पर हो रही है। तो इसी तरह दूसरा वाला भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा, चलिए यहाँ करवा देते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोड क्रिया क्या है, इलेक्ट्रोड प्रक्रिया पर अब क्रिया क्या हो रही है, बराबर Zn लिया जा रहा है, Zn प्लस में लिया जा रहा है, किसमें लिया जा रहा है, Zn प्लस में, और ये बदला है किसमें, Zn में बदल गया है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े हैं, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, 2 डाल दिए गए, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या 2 थी और यहाँ 0 हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं यहाँ पर, कितने जुड़े, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कितना आवेश था, तो आपको पता है यहाँ पर 1 मोल पदार्थ है और यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 मोल है, और यहाँ पर कितना है, जिंक कितना प्राप्त हुआ है, 1 मोल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर कितने फराडे खर्च करने पड़ेंगे, 2 फराडे, यहाँ पर कितने फराडे खर्च करने पड़ेंगे, 2 फराडे। अतः आवश्यक आवेश, अतः क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम Zn पर, Zn प्लस को आवश्यक आवेश बराबर कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा 2 गुणे फराडे, और फराडे का मान आपको पता है 2 गुणे 96,500। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 5 2 5 10 का 0 हासिल 1 2 6 18 1 19 और 2 9
सॉरी 2 छंग 18 19 और 2 9 18 1 19 ये आ रहा है। देख लेते हैं एक बार गलत फसल 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 5 10 का 0 अशिलेख 2 छंग 18 1 19 एक बचा 2 छंग 12 1 13 सॉरी माफ कीजिएगा भाई 2 छंग 12 1 13 यहाँ हो जाएगा। करूंगी